हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं जेई एडवांस 2022 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है दो चैप्टर्स का। एक तो है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ हो रही हैं इसमें, जो कि दिख भी रहा है आसानी से इसमें। एंड एक और चीज़ यूज़ हो रही है फंक्शंस चैप्टर की एनालिसिस, ठीक है। फंक्शंस की एनालिसिस जो हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ी होती है, उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पाएंगे कौन से ऑप्शंस करेक्ट है और कौन से नहीं है। तो सीखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे तो बहुत ही इजीली हमें दिख रहा है कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो एक मेन बात है वो ऑप्शन सिलेक्ट करने पे ही है, जो एक मुश्किल बनाती है इसको थोड़ा सा। तो चलो बात करते हैं पहले तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो भी ये वाई का कोफिशिएंट होता है उसको रख देते हैं 12 dx, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमें आ गया ई की पावर 12x। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है इस इक्वेशन का वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। रिवीजन पर्पज से कह देता हूँ क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो y के साथ इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर रख देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड फिर हम क्या रखेंगे जो हमारे पास राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है यहाँ पर कॉस ऑफ पाई बाई 12x dx, और फिर हम क्या रख देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पहले ही रख दिया ताकि इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से ना रखना पड़े। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये इक्वेशन है क्या बन जाएगी y e की पावर 12x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 12x कॉस ऑफ पाई बाई 12x dx प्लस c। तो यहाँ पर बहुत इजीली आपको देख सकते हो, यहाँ पर ये वाली इंटीग्रेशन बन गई है। इस इंटीग्रेशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो अगर आपको याद हो तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे। वैसे तो आपको पता है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा, लेकिन इसके जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी मैं लिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इंटीग्रेशन जब भी हमारे पास e टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स टाइप की होती है, ठीक है, dx, तो इस टाइप की जब भी इंटीग्रेशन आएगी तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है e की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ बहुत आसान है याद करना। एंड फिर हमें क्या रखना है, सबसे पहले हम रखेंगे a को, ठीक है, a रख दो। फिर हमारे पास यहाँ पर कौन सी चीज़ है कॉस ऑफ बी एक्स, उसको रख दो पहले कॉस ऑफ बी एक्स। और आपको पता भी होगा कि कॉस के जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे आप कॉस 15 डिग्री लगाओ, कॉस जो भी अजीब से फॉर्मूले होते हैं आपको याद रखने पड़ते हैं, कॉस 15 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, उन सब में ना प्लस साइन आता है कॉस वालों में, और साइन वालों में नेगेटिव साइन आता है। ये आपने ऑब्जर्व अगर कराओ तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर कॉस पहले हमारे पास यहाँ पर कॉस है, इसलिए मैं प्लस साइन रखूँगा। एंड फिर बी, बी रख देंगे हम। एंड फिर कॉस का ऑपोजिट क्या होता है साइन, साइन बी एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। प्लस सी कर देंगे अगर इंडेफिनाइट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड दूसरा फॉर्मूला भी बहुत सिमिलर है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ बी एक्स कर देते हैं डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो ए ही रख देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ बी एक्स है, तो यहाँ पे रख देंगे साइन ऑफ बी एक्स। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि साइन है। एंड फिर हम रखेंगे b को, और साइन का ऑपोजिट क्या होता है कॉस बी एक्स प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रखो। मेरा तरीका ये है याद रखने का, वैसे आप जैसे मर्जी याद रख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा e की पावर 12x डिवाइडेड बाय, हमारे पास a यहाँ पे क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस पाई बाय 12 का होल स्क्वायर। एंड हमारे पास ब्रैकेट में आएगा पहले तो 12, फिर आएगा कॉस ऑफ पाई बाय 12x, फिर प्लस, फिर उसके बाद आ जाएगा पाई बाय 12, एंड फिर हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 12x, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया हमारा पूरा एक्सप्रेशन
प्लस सी। तो बाकी चीज़ों फॉर्मूलाज को हटा देता हूँ मैं। तो अब हम अपने फंक्शन को लिख सकते हैं। y क्या आ गया हमारा, e की पावर 12x से मैं डिवाइड कर देता हूँ। एंड जो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है ना, 12 स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का स्क्वायर, इसको मैं कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ कि मान लो k मान लिया मैंने, k मान लिया। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ गया, 12 कॉस ऑफ पाई बाई 12 x प्लस पाई बाई 12 साइन ऑफ पाई बाई 12 x। और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, c e की पावर -12x। तो अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पे गिवन है y 0 पर 0 है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे रीड करते हैं, इनपुट हमने यहाँ पे 0 दी तो हमें आउटपुट क्या मिल रही है, 0। इसका मतलब x को अगर मैं 0 रखूँगा तो y 0 आना चाहिए। तो हम इन दोनों को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल सी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, y तो यहाँ पर हो गया 0 एंड यहाँ पर हमने x को 0 कर दिया। तो इसका मतलब ये पूरा इनपुट जो है वो 0 हो गया। तो कॉस का अगर इनपुट 0 है तो वो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड वैसे ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर पूरी इनपुट क्या हो गई, 0 हो गई। तो आउटपुट पूरी क्या होती है साइन में, अगर इनपुट 0 हो तो 0 आ जाता है। तो हमारे पास जो ये पूरी टर्म है, ये टर्म क्या हो गई हमारे पास 0, एंड पहली वाली टर्म क्या होगी हमारे पास 12 इंटू 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन, 0 इक्वल टू 12k प्लस यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा c टाइम्स, यहाँ पर x को आपने 0 भरा तो यहाँ पे ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो आपके पास जो c है उसकी वैल्यू क्या आ गई, -12k। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अब यूज़ करनी है इक्वेशन में। तो हमारे पास अगर आप c को क्या कर दोगे, -12k, तो यहाँ से k कॉमन निकल जाएगा। तो आपके पास जो फंक्शन है, फाइनली आपके पास जो फंक्शन है, मैं उसको रेड से लिख देता हूँ, y इक्वल टू k कॉमन निकाल देते हैं, 12 कॉस ऑफ पाई बाई 12 x, ठीक है, प्लस पाई बाई 12 साइन ऑफ पाई बाई 12 x -12 e की पावर -12x। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया है हमारा फंक्शन फाइनली। एंड इस फंक्शन के बेसिस पे हमें अब ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो इसकी पहली टर्म है, देखो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये जो चीज़ है, इस चीज़ को देख के आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, कैसे इसका नेचर है एंड एवरीथिंग। एक्चुअली ये वाली जो चीज़ है ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है। ठीक है, साइनोसॉइडल फंक्शंस कौन से होते हैं, साइन और कॉस। जैसे आप मान लो आपके पास कोई साइन x है, तो आपको पता है कि ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है। इस x के साथ अगर आप मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट k नॉट भी कर दोगे तब भी वो पीरियोडिक रहेगा। ठीक है, एंड आप उसके साथ मल्टीप्लाई में बाहर कोई भी मल्टीप्लिकेशन करोगे a टाइम्स, तब भी वो पीरियोडिक रहेगा। ठीक है, बस उसकी स्ट्रेचिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, है ना। एंड जो आपके पास यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर इस इनपुट में आप प्लस माइनस कुछ करोगे, तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं प्लस माइनस कुछ भी कांस्टेंट कर देते सी नॉट, तो ये पूरा एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन का। ठीक है, तो ये पीरियोडिक होते हैं। एंड अगर मान लो कि इसके साथ ये साइन के लिए ट्रू है तो कॉस के लिए भी ट्रू होगा, है ना, कॉस भी सेम ही है लगभग। तो आप ये कह सकते हो कि इनका कॉम्बिनेशन भी, मतलब जो यहाँ पे मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है, ये भी पीरियोडिक है। ठीक है, ये पीरियोडिक है। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ समझो कि पीरियोडिक तो है लेकिन वो सिर्फ एक पार्ट है। जो हमारे पास यहाँ पर ये जो टर्म है, ये पीरियोडिसिटी को डिस्टर्ब कर रही है इस क्वेश्चन में। कैसे, बहुत सिंपल सा फंडा है। जो आपका येलो वाला फंक्शन है वो पीरियोडिक है, आपको पता है पीरियोडिक है, तो उसका ग्राफ क्या होगा, उसका ग्राफ कुछ मान लो ऐसा सा है, कहीं से भी है, कुछ भी ऐसा है, पीरियोडिक है। तो e की पावर -12x जो कि कुछ ऐसे डिक्रीजिंग सा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी होगा,
तो उसके साथ अगर इसका कोई समेशन या फिर माइनस हो रहा है ना, इसकी कोई भी टर्म ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये जो पीरियोडिसिटी थी, इसकी पीरियोडिक मोशन था इसका होने का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा इस जो ये जो -12 e⁻⁻12x है, ये वाला जो टर्म है ये पीरियोडिक नहीं है, तो ये इसकी पीरियोडिसिटी खत्म कर देगा या खराब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, जो कि आपको यहाँ से ऑब्जर्व हो रही होगी। अगर आप टर्म्स को ऐड करोगे तो चीज़ें बदलेंगी, ठीक है, तो वो पीरियोडिक नहीं रहेगा ओवरऑल फंक्शन। सो आपको एक चीज़ तो पता लग गई कि ये जो ओवरऑल फंक्शन है ये पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा हट जाता है, ठीक है। एंड पहले और दूसरे ऑप्शन को भी आपको वैसे हटा देना चाहिए, कॉमन सेंस है, ए और बी ऑप्शन भी गलत ही हैं। अब क्यों है गलत, देखो, वाई एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, वाई एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होगा, ये कह रहे हैं ये, और वाई एक्स जो है वो डिक्रीजिंग होगा, ये बताओ। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम किसी डोमेन की बात कर रहे होते हैं ना, हम बात कर रहे होते हैं किसी एक्स के लिए, किसी एक्स की रेंज के लिए। यहाँ पर एक्स की रेंज क्या है, रियल नंबर्स, है ना, तो यहाँ पे ओवरऑल रियल नंबर्स की फुल रेंज पे बात हो रही है कि या तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं, इसको कैसे देखेंगे, इसको देखने का बहुत ही आसान सा मेथड तो वैसे ये है कि dy बाई डी एक्स देख लो। वैसे तो ये एविडेंट है कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होंगे, बट इनको दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो देखो, जब तुम डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हें पता है यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बाई 12 जो है ये तो दोनों टर्म्स से निकलेगा, तो k टाइम्स पाई बाई 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12 साइन ऑफ पाई बाई 12x, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 12 कॉस ऑफ पाई बाई 12x, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, +12 स्क्वायर e⁻⁻12x। तो ये आपके पास रह गया फंक्शन, ठीक है। अब आपको बात करनी है dy बाई डी एक्स के साइन की, है ना, आपको यही देखना है, ये तो इंक्रीजिंग होगा तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव रहेगा हमेशा। अब इसमें कैसे ऑब्जर्व करोगे, बहुत ही आसान सा मेथड है। देखो, आपको वैसे फुल रेंज की बात हो रही है, फुल रेंज की, तो हम ऐसा देख लेते हैं इसको काउंटर करने के लिए कि x टेंड्स टू बहुत ही लार्ज कर दो, x को बहुत ही बड़ा कर दो, तो बड़ा कर दोगे तो तुम्हारी जो थर्ड टर्म है ये टेंड्स टू 0 हो जाएगी, सही बात है, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, एंड ये नेग्लिजिबल हो जाएगी तो ये आपकी जो पहली टर्म है, क्योंकि ये तो साइनोसॉइडल है, ये तो पीरियोडिक है, ये तो चाहे लार्ज हो जाए या स्मॉल हो जाए इसको फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऑसिलेट करेगी, है ना, किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के अराउंड, एंड पीरियोडिसिटी दिखाएगी। तो क्या होगा, ये जो पहली टर्म है ये अपना कोई एक वैल्यू देगी, और आपको पता है कि इसका जो वैल्यू है, आउटपुट है इस पूरी टर्म का, वो क्या होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा ये, जब आपके पास होता है a टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस b टाइम्स साइन ऑफ x, तो इनकी जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, वो लाई करती है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही बात है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जो इसकी आउटपुट है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, -12, -12 का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का स्क्वायर, एंड कॉमा में यहाँ पे यही चीज़ पॉजिटिव में आ जाएगी, 12 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का स्क्वायर। अब देखो, इतने बड़े x पे भी ये इसके बीच में वैल्यूज देगा, तो आप देख सकते हो एक नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, dy बाई डी एक्स का जो साइन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, साइन इज चेंजिंग, जो इसका साइन है वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। तो ना ही ये इंक्रीजिंग फंक्शन है प्योरली, ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आपको लग रहा है कि ना सी ऑप्शन ही रह गया, वो तो सही होना चाहिए,
तो सी ऑप्शन के लिए तो बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन जाती है कि आप क्या करो, देखो आपको पता है कि ये जो लास्ट वाला आपका टर्म है -12e⁻−12x, ये वाली टर्म इसकी पीरियोडिसिटी खराब कर रही है ना, कर तो रही है खराब, बट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब अगर आप x को बहुत ही बड़ा कर दो, इन्फिनिटी के अप्रॉक्स, या फिर लार्ज कर दो काफ़ी, है ना, तो क्या होगा, ये टर्म जो है पूरी, ये टेंड्स टू जीरो हो रही है, नेग्लिजिबल हो रही है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली पीरियोडिक ही जा रहा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब x छोटा है ना, छोटा x जब था तो क्या हो रहा था, ये पीरियोडिक नहीं था। जब x को काफ़ी बड़ा करोगे तो ये पीरियोडिक जैसा लगने लगेगा, पीरियोडिक नहीं होगा एग्जैक्ट, है ना। तो ये वाला जो फंक्शन है ये अप्रॉक्सीमेटली पीरियोडिक होगा, ये भी ऑसिलेट करेगा किसी वैल्यू के अप्रॉक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कैपिटल है ये 12 है और यहाँ पे कैपिटल B ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर कॉमा π/12 का स्क्वायर प्लस में, एंड यहाँ पर यही चीज़ पॉजिटिव में आ जाएगी। तो इस वैल्यू के अप्रॉक्स ये ऑसिलेट तो कर रहा है ना। तो अगर कोई फंक्शन ऑसिलेट कर रहा है ना, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इसको हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं ग्राफ के लिए। हाँ, तो ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, तो ये हमारी एक्स और वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ग्राफ ऐसा है, पीरियोडिक है, ठीक है, मतलब किसी लार्ज एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर वाई एक्सिस को मैं ऐसा करता हूँ, उठा देता हूँ ना यहाँ से, ये उठाकर इसको उठाकर कहीं और ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ पर बहुत ही बड़े एक्स के लिए यहाँ पर आपका एक्स जो है काफ़ी लार्ज हो चुका है, यहाँ पर ये थोड़ा सा पीरियोडिक होने लगा है। तो अगर आप यहाँ से शुरुआत से कोई एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास कर रहे थे, तो वो कितनी बार कट करेगी, इन्फानाइट बार, है ना। एक पॉसिबल तो है, एक ऐसी वाई एक्स वाई इक्वल टू बीटा टाइप की कोई लाइन हो जो इसको इन्फानाइट बार कट करे, क्योंकि ये तो आफ्टर ऑल लास्ट में जब एक्स बहुत लार्ज हो रहा है तो ये पीरियोडिक ही है ना। पहले शायद पीरियोडिक नहीं था, वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था फंक्शन, है ना, थोड़ा सा लार्ज हो रहा था फंक्शन हमारा, ये अपनी वाई एक्सिस होगी, है ना। तो बाद में जाके पीरियोडिक हो रहा है और पहले कम पीरियोडिक था, तो लास्ट में जाके तो हमें मिल गया ना कि इन्फानाइट तक इंटरसेक्शंस होंगी। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या कह रहा था कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बीटा सच दैट y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट्स द कर्व इन्फानाइटली मैनी पॉइंट्स, जो कि x टेंड्स टू लार्ज बे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और पॉसिबल है, तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है एंड आप देख भी सकते हो फंक्शन तो आसानी से निकल जाता है, बट इसकी जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और पीरियोडिक फंक्शन से जनरली आप सोच भी सकते हो कि पीरियोडिक फंक्शंस का क्वेश्चन अच्छा बन भी सकता है ऐसे कि हमें फंक्शन पीरियोडिक है आधा और दूसरी टर्म जो है वो पीरियोडिक नहीं है ना। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, एंड आई होप सो कि आपको पता लग गया होगा अब एग्जैक्ट कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एनालिसिस करना था बेसिकली कि ये फंक्शन कैसा है, इसका नेचर कैसा सा है।